Okay, good morning students, good evening students or good afternoon students, whatever you can connect it with. So let's start with the chapter 5th. After first chapter we are starting our 5th chapter on your recommendation. This is chapter 5th, chemistry in everyday life. ये हमारा 5th chapter है chemistry in everyday life. In this chapter we are going to study about the chemicals involved या इंडल्ज इन आवर डेली लाइफ. जो भी केमिकल्स हमारी लाइफ में इंडल्ज है, हमारी लाइफ में इन्वॉल्व हैं, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इस चैप्टर में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे टाइप्स या फिर हम कह दें क्लासेस ऑफ केमिकल्स. केमिकल्स को हम किन किन टाइप्स में या किन किन क्लासेस में बांटते हैं, उनको कैसे पहचानते हैं, इट मीन्स उनका आइडेंटिफिकेशन. एंड द थर्ड वन थिंग, वेयर डू वी यूज दैम, हम उन्हें यूज कहाँ करते हैं. तो सबसे पहले हम इसी चीज़ से स्टार्ट करते हैं कि केमिकल्स कहाँ इन्वॉल्व है हमारी लाइफ में. हम अगर देखें तो हमारी पूरी की पूरी लाइफ बेटा केमिकल्स पे डिपेंड है. जैसे हमारी पूरी बॉडी केमिकल से बनी हुई है. अगर मैं बात करूँ हमारे सलाइवा की, यानी हमारे मुंह में, हम मुंह से स्टार्ट करते हैं तो हमारे मुंह में क्या है, सलाइवा, थूक है, उसमें भी एंजाइम्स रहते हैं और सलाइवा कंटेन्स एंजाइम्स. और एंजाइम क्या है, एंजाइम हम आगे पढ़ेंगे. एंजाइम एक तरह का क्या है, केमिकल कंपाउंड है जो कि नाइट्रोजन का बना हुआ होता है. नाइट्रोजन इज ए केमिकल, नाइट्रोजन इज एन एलिमेंट, प्रोटीन का बना हुआ है एंजाइम. इट मीन्स हमारी बॉडी की स्टार्टिंग जहाँ से हो रही है, हमारी बॉडी में मसल्स हैं, मसल्स कैसे फंक्शन कर पाती है, कुछ सर्टेन मिनरल्स की वजह से. वो मिनरल्स क्या है, वो भी एलिमेंट्स है. इट मीन्स दे आर ऑल्सो केमिकल्स. हमारी पूरी की पूरी बॉडी केमिकल से बनी हुई. बोन्स की बात करते हैं तो बोन्स में क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम. कैल्शियम इज ऑल्सो अ मिनरल. अगर हम हमारे स्टमक की बात करते हैं तो स्टमक में क्या होता है, एसिड होता है, गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, HCl होता है हमारे स्टमक में. स्टमक में क्या प्रेजेंट है, एसिड, HCl एसिड प्रेजेंट है. ऐसे ही हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है. ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जहाँ हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता है, हमें ऐसा काम करना पड़ता है जब ऑक्सीजन की हमारी बॉडी में कमी होती है, तो भी एसिड हमारी बॉडी में बनता है और रहता है. इट मीन्स हमारी बॉडी पूरी की पूरी इसकी बनी हुई है. अब हमारी लाइफ की हम बात करते हैं. फर्स्ट थिंग तो हो गई हमारी बॉडी से रिलेटेड. सेकेंड थिंग हम बात करते हैं किसकी, हमारी लाइफ में. अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हम क्या लेते हैं, मेडिसिन्स. मेडिसिन्स क्या होती हैं, मेडिसिन्स ड्रग्स होती हैं, यानी किसी सर्टेन टाइप का केमिकल ही तो है, कोई पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड ही तो हमारी बॉडी को दिया जा रहा है हमसे, ताकि हमारी बॉडी उससे लड़ सके. डिटर्जेंट है, हम घर में सफाई वफाई करते हैं तो डिटर्जेंट, सोप, सब चीज़ें क्या है, केमिकल है. हम डेली जो खाते हैं, खाना खाते हैं, उसमें भी क्या है, केमिकल्स प्रेजेंट है. जैसे हम स्पिनच की बात करते हैं, यानी हम पालक है तो पालक में क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सैलिक एसिड. यही एसिड हमें और किस में मिलता है, गार्लिक यानी लहसुन में भी मिलता है. अब हम चींटियाँ या जो भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स हमारे आसपास रहते हैं, अगर वो हमें काट लेते हैं तो हमें दर्द होता है, जलन होती है. इसका कारण क्या है, क्योंकि उनकी बॉडी में भी एसिड है, वो ही एसिड वो हमारी बॉडी पर रिलीज करते हैं. फॉर्मिक एसिड होता है इंसेक्ट्स के स्टिंग में. किसके स्टिंग में, इंसेक्ट स्टिंग में, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पर क्या होते हैं, इन्फ्लेमेशन यानी जलन होने लगती है जब वो हमें काटते हैं. इसीलिए ईचिंग होती है, हम खुजली करते हैं या हमें हल्की सी वहाँ पर जलन महसूस होती है. सो इट मीन्स हम चारों तरफ से तो किससे घिरे हुए हैं, हम चारों तरफ किससे घिरे हुए हैं, केमिकल से. और उन्हीं चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे. हम विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन सी है, वो एक एस्कॉर्बिक एसिड है. और भी बहुत सी चीज़ें, सिट्रिक एसिड, जितने भी हम खट्टे फल वगैरह खाते हैं सब में क्या है, सिट्रिक एसिड होता है. टैमरिंड, इमली खाते हैं तो उसमें भी सिट्रिक एसिड है. हम जो चिल्ली खाते हैं, चिल्ली में एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी प्रेजेंट होता है. इट मीन्स हमारे चारों तरफ क्या है, सभी चीज़ें केमिकल की बनी हुई है. अब बात आती है कि
टाइप के हैं, ये कितने टाइप्स में हमने इनको डिवाइड किया है। सो इन केमिकल्स को हम 3 टाइप्स में या 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अब जब हम एसिड की बात करते हैं तो हम एसिड को कैसे पहचानते हैं कि एसिड्स आर सॉर। एसिड्स क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। बेसिस आर बिटर एंड टेस्ट, यानी बेसिस कड़वे होते हैं। और सॉल्ट जो है वो कड़वे भी हो सकते हैं, खट्टे भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी उनका टेस्ट हो सकता है या डिफरेंट टेस्ट भी हो सकता है। इट मीन्स हम इनको जज कर रहे हैं किसके बेस पर? इनके टेस्ट के बेस पर। अब मेरे को एक बात, क्या हम हर एक एसिड को इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं? क्या हम हर एक एसिड को खा पाएंगे? हम एसिड को खा पाएंगे? एसिड खाएंगे तो हम जल जाएंगे। इट मीन्स हम इनको टेस्ट करके पता नहीं लगा सकते, बट फिर भी हमने इनको क्या किया हुआ है? क्लासिफाई किया हुआ है। वो क्लासिफिकेशन किसके बेस पे हमने किया हुआ है? इंडिकेटर्स के बेस पर। इंडिकेटर्स। नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिकेटर। यहाँ बात करते हैं अब इंडिकेटर के बारे में, क्योंकि हर एक एसिड बेस को हम टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एसिड और बेसिस दोनों ही कैसे होते हैं? कॉरोसिव होते हैं नेचर में। कॉरोसिव मीन्स वो हमें क्या कर सकते हैं? अगर हम उनको किसी मेटल पे डालें तो उसमें जंग लगा सकते हैं। दूसरा, वो इन्फ्लेमेटरी भी होते हैं, यानी जल भी सकते हैं और हमें जला भी सकते हैं। दैट्स वाई वी कैन नॉट टेस्ट द एसिड एंड बेस। सम बेसिस आर पॉइजनस ऑल्सो। कुछ बेसिस तो क्या होते हैं? पॉइजनस भी होते हैं, तो हम उनको तो टेस्ट नहीं कर सकते। और कुछ एसिड हैं जो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो उनको भी हम टेस्ट नहीं कर सकते। सो दिस इज नॉट द बेटर क्राइटेरिया टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दैम। एक अच्छा क्राइटेरिया, एक बेस्ट क्राइटेरिया तो नहीं है कि हम टेस्ट करके पता करें। सो हम किनको यूज करते हैं? इंडिकेटर्स को। इंडिकेटर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। One is natural and another one is artificial. Indicators क्या होते हैं? Indicators कुछ ऐसे substances जो क्या करते हैं? एसिड और बेस को इंडिकेट करते हैं। There are certain substances तो those changes their color। वो क्या करते हैं? अपना कलर चेंज कर लेते हैं। अगर उनके कांटेक्ट में कोई एसिड आता है या बेस आता है तो वो अपने आप का कलर चेंज कर लेते हैं। नेचुरल, जो हमें नेचुरल चीज़ों से अगर ऐसे सब्सटेंसेस मिल रहे हैं तो वो नेचुरल है। आर्टिफिशियल, यानी अगर हम उनको लैब में प्रिपेयर कर रहे हैं, सो इट मीन्स वो क्या है? आर्टिफिशियल है। नेचुरल जो इंडिकेटर्स हैं वो हमें हमारे घरों में भी मिल जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब इन्हीं में से हम कुछ इंडिकेटर्स को जानते भी हैं। जैसे हमने पढ़ रखा होगा लिटमस पेपर, बहुत बार हमने इस चीज़ पे हमने पहले भी क्लासेस में डिस्कशन देखा होगा। लिटमस पेपर। लिटमस पेपर एक तरह का पेपर होता है जो किससे बनता है? लाइकेन से। लाइकेन, एल्गी और फंगस साथ में रहती है तो उसको हम लाइकेन कहते हैं। उनको निकाल करके उनका पेपर बना लेते हैं, दैट इज नोन एज लिटमस पेपर एंड इट इज अवेलेबल इन 2 कलर्स, रेड एंड ब्लू। जब हम इनसे इनको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, एसिड और बेस का पता लगाने की कोशिश करते हैं, सो जब हम रेड को किसी एसिड में डालते हैं तो वो रेड ही रहता है। बट अगर हमने उस रेड पेपर को बेसिक सोल्यूशन में डाल दिया, सो रेड कलर किस में चेंज हो जाता है? ब्लू में। एंड जस्ट अपोजिट ऑफ इट, अगर हम ब्लू को बेस में डालेंगे सो देयर विल बी नो चेंज, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन ब्लू को अगर हमने एसिड में डाला तो ये चेंज हो जाता है किस कलर में? रेड कलर में। इसके अलावा भी बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे चाइना रोज यानी हिबिस्कस।
चाइना रोज यानी हिबिस्कस। अगर हम हिबिस्कस की बात करें तो हिबिस्कस के जो पत्ते होते हैं उनको निकाल करके आप या तो पानी में उबाल लो या फिर उनको ओवरनाइट या कुछ घंटों के लिए पानी में डुबो के छोड़ दो, तो पत्तों का जो कलर होता है उसके पेटल्स का, रेड पेटल्स का जो कलर है वो किस में आ जाता है, वाटर में, कुछ लाइट पिंकिश होता है। और उसमें अगर आप एसिड डालते हो तो वो हो जाता है मेजेंटा यानी पिंक कलर का, और अगर आप उसमें बेस डालते हो तो वो हो जाता है ग्रीन कलर का। सो इट मीन्स लिटमस, चाइना रोज और ऐसे ही कुछ और इंडिकेटर्स जैसे टर्मरिक है यानी हल्दी है। हल्दी के बारे में आपने देखा होगा, अगर हमारे वाइट ड्रेसेस पर या किसी भी ड्रेस पर अगर हल्दी का दाग लग गया और उस पर हमने सोप लगाया सो इट टर्न्स टू रेड, वो कैसा हो जाता है, रेड। इट मीन्स टर्मरिक भी क्या है, एक इंडिकेटर है, किसको इंडिकेट करने के लिए, बेस को इंडिकेट करने के लिए। ऐसे ही रेड कैबेज है, जैसे कि चाइना रोज इंडिकेट करता है वैसे ही रेड कैबेज भी इंडिकेट करता है। अनियन भी इंडिकेट करता है, अगर हम अनियन के साथ स्ट्रिप्स, कॉटन स्ट्रिप्स या फिर क्लोथ स्ट्रिप्स को पैक करके रख दे फ्रीजर में 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, उसके बाद उन स्ट्रिप्स को निकाल कर चेक करें तो उनसे भी हमें एसिड बेस का पता लगता है। इट मीन्स दे आर नेचुरल इंडिकेटर्स, जो क्या कर रहे हैं, एसिड और बेस को इंडिकेट कर रहे हैं। आप इसको इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि कैसे लिटमस पेपर काम करता है। अब हम आगे बात करते हैं, हमने पढ़ा चाइना रोज इंडिकेट करता है, तो अब हम इसको देखते हैं कि चाइना रोज कैसे इंडिकेट करता है। दिस इज द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड फ्रॉम चाइना रोज। ये हल्का सा जो पिंक कलर आपको दिख रहा है ये सॉल्यूशन है किसका, चाइना रोज का। अब अगर हम इसमें एसिड डालते हैं तो इसका कलर ऐसा हो जाता है, दिस इज मेजेंटा कलर, और अगर हम इसमें बेस डालते हैं तो इसका कलर हो जाता है इस तरीके का। अब मैंने कुछ क्या ले लिए यहाँ पर, सॉल्यूशंस ले लिए, जैसे कि ये है, तो ये क्या है, जो हम नींबू का अचार होता है उसका पानी है, दिस इज सोप वाटर, दिस इज आंवला जूस, और ये क्या ले लिया मैंने, टमाटर, क्योंकि टमाटर भी खट्टा होता है, टोमेटो, और इधर ले ली मैंने क्या, हल्दी। अब हम इन 2 इंडिकेटर्स से क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे कि कौन सा इसमें से बेसिक है और कौन सा इसमें से एसिडिक है। सो हम स्टार्ट करते हैं किसके साथ, हमने क्या लिया, ये चाइना रोज का सॉल्यूशन, ये मैंने लिया। अब इसमें मैं डालूंगी क्या, ये। सो वी विल ऑब्जर्व व्हाट विल हैपन। क्या हुआ, यहाँ कलर चेंज हुआ, हल्का सा जो मेजेंटा कलर था वो आ गया। अब ऐसे ही हम और के साथ भी टेस्ट करते हैं। अब हमने क्या किया, इसको हमने डिवाइड कर लिया, ये इधर डाल दिया हमने, थोड़ा सा इसमें डाल दिया। ये हमने टेस्ट किया था किसके साथ, लेमन जो जूस था, लेमन के जो पिकल में से, अचार में से निकला हुआ था, उसके साथ हमने टेस्ट किया, तो वो किस कलर का हो गया, मेजेंटा। अब हम टेस्ट करते हैं किसके साथ, आंवला जूस के साथ। हम इसमें डालेंगे क्या, आंवला जूस, देखते हैं क्या इसका कलर चेंज होगा। यस, इट टर्न्स, इट मीन्स ये भी मेजेंटा हो गया, इट मीन्स ये भी क्या है, एसिडिक। अब हम इनको अलग अलग कर देते हैं, ये हमारा आंवला जूस भी एसिडिक है और हमारा ये लेमन जूस भी एसिडिक है। अब हमारे पास बचे क्या, सोप और टोमेटो। अब हमने सोप वाला सॉल्यूशन लिया और इसमें डालेंगे अब हम सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन के साथ ये हल्का क्या देता है, ग्रीन कलर, क्योंकि मैंने इसको भिगोया नहीं था, हिबिस्कस को उबाल के रखा था। अब हम क्या लेंगे, ये जो टोमेटो है उसको स्क्वीज़ करेंगे। उसके लिए हमने क्या किया, ये जो कप है हम इसको फिर से खाली कर लेते हैं और इसमें हम हमारा ये सॉल्यूशन डाल लेते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको टमाटर के जूस को डालेंगे। जैसे ही हमने टमाटर का जूस डाला, इसका कलर कैसा हो गया, इसका कलर भी
वैसा ही हो गया जैसा वो पहले इन सॉल्यूशंस का था। इट मीन्स ये तीनों क्या है, एसिडिक। कौन कौन? लेमन, आंवला और टोमेटो, तीनों खट्टे होते हैं। खट्टे कैसे होते हैं? एसिडिक। अब इन तीनों को तो हम क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं, बट ऐसे बहुत से एसिड होते हैं जिनको हम नहीं खा सकते, तो हम इनको इस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। अब हम बेस का टेस्ट करते हैं, क्योंकि बेस का कलर हमें नहीं मिला यहाँ पर। हम टर्मरिक के साथ टेस्ट करते हैं। टर्मरिक पर अगर हम एसिड डालते हैं तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे मैं ये लेमन जूस को इसके ऊपर डाला, कोई असर नहीं हुआ, वो क्या है, वैसे का वैसे है। अगर मैं ये टोमेटो वाला भी डालूं तो भी कोई असर नहीं हो रहा। इट मीन्स ये भी एसिडिक है, क्योंकि टर्मरिक सिर्फ किसको इंडिकेट करता है? बेस को। अगर मैं ये आंवला जूस डालूं तो भी ये इंडिकेट नहीं करेगा। अब मैंने क्या ले लिया? सोप सोल्यूशन, और इसको अब मैंने इस पर डालूंगी। इसको डालते ही किस कलर का हो जाता है? रेड कलर का। इट मीन्स सोप सोल्यूशन क्या है? बेसिक, और बाकी ये सभी कैसे हैं? एसिडिक। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हम किस तरीके से टेस्ट करते हैं। इसी तरह से हम लिटमस से भी टेस्ट करते हैं। लिटमस में भी सोल्यूशन बना करके उनमें लिटमस पेपर डालते हैं, तो छोटी छोटी सी स्ट्रिप्स होती है। यू विल अंडरस्टैंड हाउ द इंडिकेटर्स वर्क। अब मैं सोच सकती हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं। लिटमस भी सेम वे में काम करता है, बट लिटमस की क्या बनती है? स्ट्रिप्स। लाइगेंड की बनी हुई स्ट्रिप्स को हम क्या कहते हैं? लिटमस पेपर। अब हम बात करते हैं कि एसिड के साथ लिटमस पेपर क्या करता है। अगर हम एसिड में रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द रेड लिटमस पेपर। बट इफ वी पुट ब्लू लिटमस पेपर इन एन एसिडिक सोल्यूशन लाइक टोमेटो जूस और लेमन जूस, देन इट विल टर्न्स टू रेड कलर। अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डाल देते हैं तो किस में चेंज हो जाएगा? रेड में। सेम हेयर, अगर हम बेस में ब्लू को डालते हैं तो वहाँ कोई इफेक्ट नहीं होगा, ब्लू कलर ब्लू ही रहेगा। बट अगर हम इसमें किस कलर के लिटमस पेपर को डालते हैं? रेड को, सो इट विल टर्न्स टू ब्लू। इट मीन्स एसिड और बेस दोनों को एक लिटमस पेपर इंडिकेट करता है। दैट्स व्हाई लिटमस इज यूज्ड एज स्टैंडर्ड इंडिकेटर। इसीलिए हम लिटमस को क्या करते हैं? स्टैंडर्ड इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि हमें एसिड पता चल गया, बेस पता चल गया, कि हम इसको किस तरीके से पता करेंगे। नाउ व्हाट अबाउट द सॉल्ट। अब हम सॉल्ट क्या होता है? एसिड और बेस को तो हम डिफाइन कर पा रहे हैं हम। अब सॉल्ट क्या होता है? सो सॉल्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। सॉल्ट एक प्रोडक्ट है जो कि एसिड और बेस की रिएक्शन पर बनता है। अगर हम किसी एसिड और बेस को मिला दें आपस में तो वो रिएक्ट करेंगे, और आफ्टर रिएक्टिंग दे विल गिव अस द सॉल्ट एंड वाटर। रिएक्ट करने के बाद वो हमें क्या देंगे? सॉल्ट और वाटर। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर एसिड और बेस दोनों ही अपनी प्रॉपर्टीज क्या कर देते हैं? लूज। Now acid will become no more acid and base will become more base. अब आगे क्या होगा? एसिड एसिड नहीं रहा और बेस बेस नहीं रहा, both lose their property of acidity and basicity and it turns to salt. और water neutral होता है। Water is not acidic, not basic, it's neutral in nature. अगर हम उस solution में अगर हम water को डालते तो वहाँ कोई इफेक्ट नहीं होता। अब यहाँ जो ये सॉल्ट बनता है, दिस इज फॉर्म्ड इन अ क्रिस्टल फॉर्म। अब मैं कुछ सॉल्ट को यहाँ लिखती हूँ, जैसे जिप्सम है। जैसे सॉल्ट्स को अगर मैं यहाँ लिखूँ उनके केमिकल फॉर्मूला को, सो दिस इज जिप्सम, दैट इज नोन एज कैल्शियम सल्फेट। अगर मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस लिखूँ तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा CaSO4.12H2O। और ऐसे ही अगर मैं एलम लिखूं, एलम यानी फिटकरी, तो उसका केमिकल फॉर्मूला होता है K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस
10H2O. Why we are writing these 10H2O, 2H2O, half H2O? हम ये सब क्यों लिख रहे हैं? जब हम इनका केमिकल फॉर्मूला लिख रहे हैं तो यहाँ हम इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट. प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम बोथ आर नोन एज कैल्शियम सल्फेट. दोनों को ही हम कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं. यहाँ वाटर जो है यहाँ प्रेजेंट है, हम केमिकल फॉर्मूला में लिख रहे हैं, बट इनका नेम हम इनके साथ मेंशन नहीं कर रहे हैं. जैसे यहाँ कोई एक्वा वर्ड नहीं आया, कोई वाटर वर्ड नहीं जोड़ा हमने इनके साथ. सो वाई वी आर राइटिंग दिस एज, यहाँ हम इनको ऐसे क्यों लिख रहे हैं और क्यों हम इस ऑक्सीजन को, अगर यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो यहाँ कंबाइन क्यों नहीं कर रहे, हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो यहाँ कंबाइन क्यों नहीं कर रहे? देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट. यहाँ एक रीजन है इसके पीछे कि जब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो एसिड और बेस क्रिएट करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं. इट हैपेंस इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यही होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में. बट ये जो सॉल्ट बनता है दिस इज फॉर्म फ्रॉम द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस. यहाँ ये सॉल्ट बनता है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से, यानी इसके दाने बनते हैं धीरे धीरे. जैसे एक सोल्यूशन था, उसमें जैसे हमने एक धागा डाल दिया तो इसके आसपास पहले हल्के हल्के से दाने बनने लगे, फिर धीरे धीरे करके पूरा सोल्यूशन उन क्रिस्टल्स में चेंज हो गया. इस तरीके से सॉल्ट बनता है. सो यहाँ क्रिस्टल्स प्रिपेयर हो रहे हैं, और जब सॉल्ट के क्रिस्टल्स बनते हैं तो कुछ अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाते हैं, क्रिस्टल की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं. और दोज वाटर मॉलिक्यूल्स आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. और वही वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. And this water of crystallization is written as this. यही water of crystallization हम यहाँ इस फॉर्म में लिखते हैं. जैसे यहाँ जिप्सम के लिए water of crystallization क्या है, 2H2O. प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए क्या है, हाफ H2O. और ऐसे ही एलम फिटकरी के लिए क्या है, 10H2O. सो दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. और जब हम इसे गर्म करेंगे, जैसे जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, तो जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं, इतना गर्म कर देते हैं कि 1.5 मॉलिक्यूल वाटर का क्या हो जाए, इवेपोरेट हो जाए, हाफ ही बचे. सो इट विल बिकम्स द प्लास्टर ऑफ पेरिस. इट मीन्स जब हम इनको गर्म करेंगे ऐसे कंपाउंड्स को जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो सबसे पहले कौन इवेपोरेट होगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. उसके बाद कौन टूटना शुरू होगा, वो कंपाउंड. I think it is clear to you all. If you have any doubt about this topic or on any another topic, so you can write down in the comment section. As I am seeing from the last 2 videos that you are mentioning the doubts on my personal WhatsApp number, but as I suggest, if you have any doubt then write it down in the comment so that I can read it. अब हम आगे बढ़ते हैं. आपको आई होप कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझ आ चुका होगा. नेक्स्ट हमारे पास कुछ और टर्म्स आती है. जैसे हम बात करते हैं डाइल्यूट एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. जब हम अगर लैब भी आप कभी विजिट करोगे तो वहाँ भी आप देखोगे कि एक ही चीज़ के आपको दो क्या मिलेंगे, 2 बॉटल्स मिलेंगे एक सेम केमिकल के, बट एक पे लिखा होगा डाइल्यूट एंड अनदर वन पे लिखा होगा कॉन्सेंट्रेटेड. कभी कभी हम बुक्स में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है डाइल्यूट एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, यू हैव टू पुट 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. सो व्हाट आर दीज? डाइल्यूट मीन्स अगर मैं किसी चीज़ को डाइल्यूट कर दूँ, यानी उसमें पानी मिला दूँ, सीधी सीधी बात है, उसमें पानी मिला दूँ. जैसे लैब्स के अंदर, क्योंकि एसिड्स और बेसिस दोनों ही मैंने आपको बताया कॉरोसिव भी होते हैं, हमें इन्फ्लेमेटरी भी होते हैं, हमें जला भी सकते हैं. सो कॉन्सेंट्रेटेड यानी एकदम प्योर एसिड और प्योर बेसिस नहीं रखे जाते, उनमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है. अगर कोई एसिड है, मान लिया एक बॉटल है जिसकी कैपेसिटी है 10 ml की, मान लीजिए 100 ml की है, सेम बॉटल है डाइल्यूट एसिड के लिए भी और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के लिए भी. तो उसमें होगा क्या, इस 100 ml में अगर हम डाइल्यूट की बात करें तो एसिड की अमाउंट, मान लीजिए जैसे एसिड की अमाउंट है सिर्फ 15 ml, इन रेस्ट जो 85 ml है, रेस्ट जो 85 ml है वो क्या है, वाटर का है. सो जहाँ पर एसिड की अमाउंट कम हो वाटर से, सो वो कहा जाता है डाइल्यूटेड. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा वीक होगा. और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब इसी सेम बॉटल में अगर हम
90% तक यानी 90 ml तक क्या रखें एसिड, और बाकी 10 ml क्या रखें वाटर। सो यहाँ पर एसिड की अमाउंट ऐसे में क्या होगी, वाटर से ज़्यादा होगी। सो दिस इज नोन एज concentrated acid. Both acids are found in lab, but there is some amount of water in them. So that's why we call them as dilute and concentrated. Next हम बेटा आप जानते हैं हमने एसिड और बेस को डिफरेंशिएट करने का क्राइटेरिया पता कर लिया। इसके बाद जैसे कोई नई चीज़ आती है, सो साइंस के अंदर 3 ही वर्ड काम करते हैं, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। अगर हम साइंटिस्ट कोई भी चीज़ देखें हम थ्योरी की, तो साइंस को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो वो एक क्वेश्चन मार्क की तरह होगा। तो यहाँ पर भी क्या है, जैसे कि एसिड और बेस इस तरह का बिहेवियर शो करने लगे, इस तरह से इनको हम आइडेंटिफाई करने लगे, सो साइंटिस्ट आर वेरीज अबाउट दैम। उनके मन में ये आया कि एसिड क्यों है, ऐसा क्यों है, बेस ऐसा क्यों है, ये ऐसा रिएक्शन क्यों कर रहा है, ऐसे कलर्स क्यों दे रहा है। तो उन्होंने क्या देने की कोशिश करी, फिर इसको डिफाइन करने की और ऐसा क्यों है इसको समझाने की कोशिश करी। सो फर्स्ट यहाँ पर जो डेफिनेशन दी थी वो अर्हेनियस ने दी थी। फर्स्ट डेफिनेशन वाज गिवन बाय अर्हेनियस। अर्हेनियस ने कहा कि जब हम एसिड को वाटर में डालते हैं, कोई भी एसिड लें, हम अगर उसे वाटर में डाल देते हैं, वाटर में डाल देते हैं यानी हमने उसका क्या बना लिया, एक्वस सोल्यूशन। अगर हम किसी भी चीज़ को वाटर में डाल करके उसका सोल्यूशन बना रहे हैं, इट मीन्स दैट इज एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, हम कभी कभी रिएक्शंस देखते हैं तो वहाँ AQ लिखा आता है, दैट मीन्स इट्स एन एक्वस सोल्यूशन, मीन्स वो वाटर में डिसॉल्व है। अब हम अर्हेनियस की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अर्हेनियस का कहना क्या था, दैट एसिड्स गिव हाइड्रोजन आयन in aqueous solution. Acids release hydrogen ion in aqueous solution to form hydronium ion. अर्हेनियस का कहना था क्या कि एसिड्स क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन आयन। जब हम उनको पानी में डालेंगे, किसी भी एसिड को हमने पानी में डाला तो वहाँ हाइड्रोजन आयन देगा, और वो हाइड्रोजन वहाँ किसका फॉर्मेशन कर देगा, हाइड्रोनियम का। सो अर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड कौन होगा, जो हाइड्रोजन आयन दे देगा। अब हम जो कॉमन एसिड जानते हैं जैसे HCl है, जैसे ही हम HCl को वाटर में डालते हैं तो HCl टूट जाता है H+ और Cl- में, आयनाइज हो जाता है। यहाँ इसने क्या दे दिया, H+ आयन। ये H+ आयन वाटर आप जानते हो H2O, वाटर एज एन एक्सेप्टर इस H+ को भी एक्सेप्ट कर लेता है और क्या बना लेता है, H3O+, क्योंकि एक प्लस चार्ज पे ज़्यादा आ गया इसलिए प्लस हो जाता है। सो जो भी ऐसा सब्सटेंस जो क्या दे दे, हाइड्रोजन आयन दे दे किसी भी एक्वस सोल्यूशन में, क्या बनाने के लिए, हाइड्रोनियम आयन बनाने के लिए, उसे क्या कहा जाता है, एसिड, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस। और बेसिस के लिए इसने क्या थ्योरी दी, अब जैसे HCl की बात है तो यहाँ क्या देगा, H+ और Cl- एक्वस सोल्यूशन में। ऐसे ही एसिटिक एसिड यानी विनेगर, एसिटिक एसिड विनेगर, दिस इज CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड जो कि विनेगर यानी सिरका होता है हमारा। उसको अगर हम पानी में डालते हैं तो ये हमें देता है CH3CO- प्लस H+, यानी इसने भी क्या दिया, हाइड्रोजन आयन। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन दे देगा, दैट इज नोन एज एसिड अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस। अब यहाँ ये क्या हुआ, ये H3O+ क्यों बना, क्योंकि जो हाइड्रोजन आयन है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन आयन। सो it reacts with H2O and forms H3O+, means hydronium ion. According to Arrhenius, what are bases? Arrhenius के according bases क्या होते हैं, जो aqueous solution में आयनाइज होते हैं, क्या देने के लिए, हाइड्रोक्सिल आयन देने के लिए। यानी OH- आयन अगर कोई aqueous solution में दे देता है तो that is known as base according to Arrhenius। अब इनको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि अर्हेनियस ने इनके साथ साथ क्या कॉन्सेप्ट दिया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, और
ये एसिड और बेस जब मिलते हैं तो वाटर का फॉर्मेशन क्यों होता है, ये भी किसने दिया है हमें, अर्हेनियस ने। सो अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस, what are acids? Acids those give H plus ion in aqueous solution to form hydronium ion. Correct? And what are bases according to Arrhenius? According to Arrhenius, bases are the substances those give OH minus means hydroxyl ion. OH minus is known as hydroxyl ion in aqueous solution are bases. जो भी हाइड्रोक्सिल आयन दे दिया एक्वस सोल्यूशन में वो क्या है, बेस। नेक्स्ट चीज क्या है कि उसने हमें कॉन्सेप्ट दिया स्ट्रॉन्ग एसिड। अर्हेनियस का एक और कॉन्सेप्ट था स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। अब यहाँ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एसिड के लिए हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं HCl, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, आप ये भी जानते हैं कि ये भी एसिड है, और कुछ और एसिड जैसे फॉस्फोरिक एसिड। सो हमने ये 4 एग्जाम्पल लिए एसिड्स के। HCl को जब हम वाटर में डालते हैं तो ये हमें देता है H प्लस और Cl माइनस। इसे हम जब वाटर में डालते हैं तो ये हमें देता है CH3CO माइनस प्लस H प्लस। अगर हम इसे वाटर में डालते हैं तो ये हमें देता है 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2। और अगर हम इसे डालते हैं ये इस तरह से क्या हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। अब अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ अर्हेनियस का कहना था कि अगर कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास जैसे 5 हाइड्रोजन है, तो अगर वो पूरे के पूरे 5 हाइड्रोजन आयंस दे देता है तो वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर एक एसिड है जिसके पास 5 हाइड्रोजन आयन है बट उसने क्या किया, सिर्फ 2 हाइड्रोजन आयन दिए, एक्वस सॉल्यूशन में सिर्फ 2 H प्लस आयन दिए हाइड्रोनियम आयन बनाने के लिए, सो वो क्या होगा, एक वीक एसिड। अब अगर हम यहाँ देखें तो HCl के पास एक हाइड्रोजन आयन था, उसने अपना एक हाइड्रोजन आयन दे दिया, इट मीन्स HCl क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग एसिड अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस। अब यहाँ एसिटिक एसिड है तो यहाँ इसके पास कितने हाइड्रोजन थे, 3 and 1 4, बट इसने सिर्फ एक हाइड्रोजन दिया, इट मीन्स दिस इज वीक एसिड। ये कैसा एसिड है, वीक एसिड है। ऐसा ही अगर हम यहाँ देखें इसके पास 2 हाइड्रोजन थे, दोनों हाइड्रोजन इसने दिए, इट मीन्स ये भी कैसा एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग। और यहाँ 3 थे, इसने 3 दिए, इट मीन्स ये भी कैसा हो गया, एक स्ट्रॉन्ग एसिड। सो अर्हेनियस का ये कॉन्सेप्ट था कि जो जितने हाइड्रोजन आयन उसके पास है, अगर वो पूरे के पूरे हाइड्रोजन आयन दे देता है, when a substance having maximum number of hydrogen ion and it will give it in the aqueous solution to make the hydronium ion, then it will known as strong acid. ठीक है, and opposite to it, those who have maximum number of hydrogen ion but cannot give these hydrogen ion to make the hydronium ion are known as weak acid. So ये थी क्या, अर्हेनियस के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बीच में उसने किस तरह से चीज़ों को समझाया। अब उसने बात करी स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। सो अर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेसिस क्या होते हैं, जो कि क्या दे देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन दे देते हैं। इसका एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे NaOH है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको जब हम वाटर में डालते हैं तो ये हमें देता है Na प्लस और OH माइनस। अब इसके पास एक हाइड्रोक्सिल आयन है, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन से मिलकर एक हाइड्रोक्सिल आयन बना। अब वाटर में जाने पर इसने एक हाइड्रोक्सिल आयन दे दिया, इट मीन्स ये कैसा बेस हुआ, एक स्ट्रॉन्ग बेस। अब अगर एक ऐसा ही एक बेस हो जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोक्सिल आयन हो बट वो ना दे, तो वो कैसा बेस हो जाएगा, वीक बेस।
आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं किसके ऊपर कि उसने एक और कॉन्सेप्ट समझाया था कि सॉल्ट के साथ वाटर क्यों बनता है। अकॉर्डिंग टू अरेनियस, एसिड्स गिव्स हाइड्रोजन आयन एंड बेसिस गिव्स हाइड्रोक्सिल आयन। तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और वो भी एक एक्वस सॉल्यूशन में ही रिएक्ट करते हैं, मोस्टली हम जानते हैं कि जो रिएक्शंस होती हैं वो किस फॉर्म में होती है, किस स्टेट में होती है, लिक्विड स्टेट में। सो जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो वहाँ वो एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्ट करेंगे। इट मीन्स वहाँ कौन कौन से आयन्स होंगे, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, और वो दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, H2O। तो इसका पीछे उसने रीजन बताया कि इसी वजह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट के साथ किसका फॉर्मेशन होता है, वाटर का, क्योंकि एसिड क्या देता है, हाइड्रोजन आयन, और बेस क्या देता है, हाइड्रोक्सिल आयन, और दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, वाटर। सो ये था क्या, अर्हेनियस की डेफिनेशन और अर्हेनियस का कॉन्सेप्ट। बट इसमें एक लूप होल या हम कह सकते हैं कमी थी। वो कमी क्या थी, इसका ड्रॉबैक ये था कि कुछ ऐसे एसिड्स भी होते हैं जिनके पास हाइड्रोजन नहीं होता, और कुछ ऐसे बेसिस भी होते हैं जिनके पास हाइड्रोक्सिल आयन नहीं होते, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों नहीं प्रेजेंट है। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यहाँ क्या होगा, ये आ तो नहीं सकते उस रिएक्शन में। अगर ये दोनों आ नहीं सकते तो ये वहाँ होंगे नहीं, तो वो एसिड और बेस कैसे हैं। सो ये अर्हेनियस एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसके बाद भी दो डेफिनेशंस और थी और उनसे इस कॉन्सेप्ट को आगे और समझाया गया, जिसको हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद हम कुछ ऐसे हमारे डेली लाइफ से जुड़े हुए कुछ ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो हमें पता होते हुए भी हमें पता नहीं है।